मैं दुल्हन बनी ब्राइडल रूम में बैठी थी। सब मुझे देखकर मेरी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि तुम पर बहुत रूप चढ़ा है। मेरे हाथों की मेहंदी का रंग बेहद गहरा आया था। जो भी देखता कहता, तुम्हारे पति को तुमसे बेहिसाब मोहब्बत होगी। आज तुम जितनी हसीन लग रही हो, तुम्हारे पति के हाथों तुम्हारी खैर नहीं है। और मैं ऐसी बातों पर बस मुस्कुरा रही थी। बस एक बार मैंने अजीत की तस्वीर देखी थी और उस पर फिदा हो गई थी। वो बेहद खूबसूरत नौजवान थे। पिछले 6 महीने से मैं उनकी अमानत थी और इन 6 महीनों में मैंने इतने सपने सजाए थे कि बयान से बाहर है। लेकिन मेरे होश उस वक़्त उड़ने शुरू हुए जब वक्त गुजरने लगा और मेरी बारात नहीं आ रही थी। मेरे पिता बेहद परेशान थे। मेरी माता बार बार मेरी सास को फ़ोन कर रही थी, लेकिन उनके घर से तो कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। अब तो मुझे भी परेशानी होने लगी थी। आखिर वो लोग फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मेरे पिता ने मेरे छोटे भाई को उनके घर भेजा ताकि पता करें कि क्या वजह है, और जो वजह सामने आई उसने तो मेरी जान ही निकाल दी। वो कहने लगे कि अजीत न जाने कहाँ भाग गया है। सुबह से ही घर में नहीं है, हम उसे ढूंढ ढूंढ कर थक गए हैं। मेरा भाई कहने लगा कि वो शादी के मौके पर कहाँ जा सकता है। वो कहने लगे कि हम नहीं जानते, लेकिन पता नहीं कहाँ गया है। हम उसी के इंतज़ार में हैं। जैसे ही वो आएगा हम बारात लेकर आ जाएंगे। अजीत का छोटा भाई कहने लगा कि भाई इस रिश्ते पर राजी नहीं थे। मम्मी पापा ने ज़बरदस्ती की थी, इसी वजह से वो भाग गए। हमें नहीं लगता कि वो वापस आएंगे। उसका ये कहना था कि उसकी माँ उसे घूरने लगी, लेकिन मेरा भाई समझ गया कि अब मेरी बारात कभी नहीं आएगी। जब ये बात उसने मैरिज हॉल में आकर मेरे माता पिता को बताई तो वो वहीं दिल पकड़कर बैठ गए। रोना धोना मच गया। कोई मुझे मनहूस कहने लगा, कोई लड़के वालों को बुरा भला कहने लगा। जितने मुंह उतनी बातें। मेरे पापा के सीने में बेइंतहा दर्द उठने लगा। ये देखकर मैं ब्राइडल रूम से बाहर आई, अपने पिता को संभालने लगी और रोने लगी। मुझसे बड़ी 2 बहनें अपने पतियों के साथ आई थीं, लेकिन उनके पति मेरे पापा को संभालने के बजाय मुझे ही बुरा भला कहने लगे। उसी वक़्त एक नौजवान उन मेहमानों में से उठा और कहने लगा, मैं इस लड़की से शादी कर लेता हूँ। ये सुनते ही पूरे हॉल में खामोशी छा गई। मेरे पापा उस नौजवान को देखने लगे। उसकी रंगत अच्छी खासी सांवली थी, कद दरमियाना था, जिस्म भरा हुआ था। उसके चेहरे के नक्श भद्दे से थे। बहरहाल उस नौजवान में कोई भी खूबसूरती न थी। वो एक आम सा नौजवान था, लेकिन मेरे पापा के लिए किसी नेमत से कम न था। मेरे पापा ने ये भी नहीं पूछा कि वो कौन है, कमाता क्या है। बस फ़ौरन से कहने लगे, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकता जो तुम हम पर कर रहे हो। मैं तो कुछ कह ही नहीं सकती थी। मेरे पापा को बस मेरे मसले का एक ही हल नज़र आता था कि कोई भी आए और मुझसे शादी कर ले और मुझे अपने साथ विदाई करवा कर ले जाए ताकि उनकी इज्जत रह जाए। इसके बाद जो कुछ मेरे साथ हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। रोते हुए मैंने शादी कर लिया और जब उसके साथ विदाई होकर बाहर आई तो पीले रंग की टैक्सी देखकर मेरा दिमाग चकरा गया। उसने टैक्सी का फ्रंट डोर खोला और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। ये देखकर मेरा दिल ऐसा था जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो। वो एक ड्राइवर था। यहाँ शादी में अटेंड होने वाले मेहमानों को छोड़ने आया था और उन मेहमानों ने उसे रोक रखा था कि वापस वो उसी टैक्सी पर जाएंगे। इसलिए उन्होंने उस टैक्सी ड्राइवर को हॉल के एक कोने वाले टेबल पर बिठा दिया था ताकि वो मेरी शादी का खाना खाकर जाए। और मुझे नहीं पता था कि मुझे उसी टैक्सी ड्राइवर के साथ विदाई होकर उसके छोटे से घर के अंदर जाना पड़ेगा। एक पिछड़े से इलाके के एक छोटे से घर के बाहर वो टैक्सी खड़ी हुई थी। वो फ्रंट सीट से उतरकर अपने घर का ताला खोलने लगा, फिर मेरी साइड का दरवाज़ा खोला। मैं किसी बेजान मूरत की तरह उसे देख रही थी। मैं तो अपनी किस्मत पर आंसू भी नहीं बहा सकती थी। मैं टैक्सी से निकलकर उसके घर में दाखिल हुई। घर क्या था, बस छत छुपाने की जगह थी। सीमेंट का बना हुआ एक छोटा सा आंगन था जो बहुत छोटा था। उसके लिए एक तरफ छोटा सा बावर्ची खाना बना हुआ था। सामने एक ही कमरा था, एक किचन था। करंट। मुझे उस वक्त लगा जब उसने मेरा हाथ थामा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई यूं मेरी ज़िंदगी में आ सकता है।
मुझे अपना हाथ बिल्कुल बेमानी लग रहा था। मेरे आंसू टप टप बहने लगे क्योंकि मेरा सब्र अब जवाब दे चुका था। मैं रोने लगी। वो मुझे अपने कमरे में ले गया जहाँ एक साफ़ सुथरी चादर एक पुराने से पलंग पर बिछी हुई थी। वो पलंग डबल बेड से छोटा था और सिंगल बेड से कुछ बड़ा था। दीवार पर एक अलमारी थी, छोटा सा एक ड्रेसिंग टेबल था। अलमारी के बराबर में दीवार पर एक छोटा सा शीशा लगा हुआ था और उस छोटे से कमरे में बस इतनी ही चीज़ें आ सकती थीं। मैंने एक नज़र उस कमरे पर डाली और मेरी आंखों से आंसू रफ्तार से बहने लगे। कितनी बदनसीब थी मैं और कितना बुरा नसीब लेकर आई थी, कर पैदा हुई थी। उसने मुझे बेड पर बिठाया और कहने लगा, आपके लिए पानी लेकर आऊं? मैंने इशारों में हाँ कर दी। वो तुरंत कमरे से बाहर चला गया और कुछ देर बाद जब अंदर आया तो एक गिलास पानी मुझे पकड़ा दिया। मैंने उसके हाथ से स्टील का गिलास पकड़ा, बस 2 घूंट पानी पिया था और फिर उसे वापस पकड़ा दिया। वो मेरे सामने बैठ गया और कहने लगा, आपके साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ है। मैं अभी तक रोने में लगी हुई थी। वो और बोला, बस भी कर दें, आपको रोता देखकर मुझे दुख हो रहा है। मैंने सोचा, हाँ, तुम्हें तो दुख होगा, तुम्हारी आज की रात जो बर्बाद हो जाएगी। तुम तो यही चाहोगे कि मैं जल्दी से अपना रोना बंद कर दूं, ताकि तुम मेरे साथ अपनी सुहागरात को हसीन बना सको। लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं चाहती थी कि कुछ समय उसके साथ यूं ही ज़िंदगी गुजारूं और फिर उससे तलाक लेकर वापस अपने मायके चली जाऊं। मैं इस शख्स के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। उस नौजवान का नाम करण था। उसने 5-5 100 के कुछ नोट मेरे हाथ पर रखे और कहने लगा, यह आपका हक है। शायद टोटल 5,000 थे। फिर मुझे याद आया कि अजीत की मम्मी कहकर गई थीं कि हम 10 तोला जेवर हक मेहर में लिखवाएंगे। मेरी आंखों से आंसू उन पैसों पर गिरने लगे। कभी कभी इंसान कितना बेकीमत हो जाता है, ये कोई मुझसे पूछता। मैंने वो पैसे एक तरफ रख दिए। मैंने कहा, बात सुनिए। वो कहने लगा, जी कहिए। मैंने कहा, मैं अभी किसी भी रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। वो कहने लगा, मैं जानता हूँ आप मानसिक रूप से अभी किसी भी रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं। मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, लेकिन जो आपका हक है वो तो मुझे देना ही है। ये कहकर उसने अपना तकिया उठाया और कमरे से बाहर चला गया। फरवरी का महीना था, इसलिए बाहर ज़्यादा ठंड नहीं थी। मैं बेड पर लेट गई, लेकिन इस शरारा पहनकर सोना मेरे लिए आसान नहीं था। मैंने अपने जेवर रोते हुए उतारे, फिर अपना दुपट्टा उतार कर एक तरफ रख दिया। अलमारी खोली तो वहाँ सिर्फ मर्दाना कपड़े थे। फ़िलहाल मेरी मजबूरी थी। मैंने उस शख्स का एक जोड़ा निकाला और वो पहन लिया, फिर बेड पर लेट कर सो गई। सुबह के वक्त उसका उठाना मुझे झुंझलाने पर मजबूर कर चुका था। वो मुझसे कहने लगा, मैंने फ्रिज में खाने पीने का सब कुछ रख दिया है, आपको जो भी बनाना हो आप पका सकती हैं। मैं खामोश होकर बैठ गई, उसका छोटा सा घर देखने लगी। मेरे माँ बाप ने तो मुझे पलटकर पूछा तक नहीं था कि मैं ज़िंदा हूँ या मर गई। जब भी अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी को याद करती, मुझे रोना आ जाता था। बार बार मैं ऊपर वाले से एक ही सवाल करती थी कि मेरा क्या कसूर था जो मेरी शादी ऐसे शख्स से हो गई। शाम को जब वो वापस आया तो मैंने बस दाल ही बनाई थी। उसने चुपचाप दाल खा ली और कुछ शॉपर्स मेरी तरफ बढ़ा दिए। कहने लगा, इसमें कुछ औरतों के कपड़े हैं पहनने के लिए। मुझे ज़्यादा अंदाज़ा तो नहीं था, इसलिए जो समझ में आया वो मैंने ले लिया। 2 दिन से आपने मेरा लिबास पहना हुआ है और इस हुलिये में मैं आपको बाहर नहीं ले जा सकता। फिर कहने लगा, इस शॉपर्स में चादर भी है, उसे पहन लीजिएगा। मैंने कहा, मुझे आदत नहीं है। कहने लगा, डालेंगी तो हो जाएगी। मैंने कहा, मुझे न तो ऐसी कोई आदत है और न ही मैं डालना चाहती हूँ। मैंने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया था। फिर मैं किचन में आ गई, बर्तन धोए और वैसे ही कमरे में आकर बैठ गई। उसने वहीं शॉपर्स जो बाहर रखे थे अंदर लाकर रख दिए। कहने लगा, इन कपड़ों में एक मेहरून कलर का जोड़ा भी है, वो पहन लीजिएगा। यह सुनकर मेरा दिल हलक में आ गया था। जैसे ही मैंने वो शॉपर्स खोला तो वो एक हल्का फुल्का सा फैंसी जोड़ा था जिसका रंग मेहरून था। उसके साथ मेहरून चूड़ियाँ भी थीं, मेहरून कलर की लिपस्टिक भी थी और कुछ मेकअप भी था।
फिर मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरे पूरे जिस्म में करंट दौड़ गया। मैं उसकी तरफ देखते हुए अचानक बोली थी, मुझे आपके साथ ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं बनाना है। कहने लगा, अब तो काफ़ी दिन गुजर चुके हैं। मैंने कहा, देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे आप पसंद नहीं हैं, मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। जो कुछ हुआ वो अचानक हुआ था। कहने लगा, मैं जानता हूँ सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था, लेकिन हो तो चुका है ना। आपको मेरे जज्बात का भी ख्याल रखना चाहिए। और रही बात मोहब्बत की, तो मोहब्बत तो हमेशा शादी के बाद ही होती है। आप इसे पहन लें, मैं बाहर आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं उसके साथ ऐसा कोई भी ताल्लुक़ कायम नहीं करना चाहती थी। 1 घंटे बाद जब वो कमरे में आया तो मुझे उसी पुराने हुलिये में देखकर वो गुस्से में बैठ गया। कहने लगा, आपने कपड़े क्यों नहीं बदले? मैंने कहा, मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती, आप चाहें तो मुझे छोड़ सकते हैं। मेरा ये कहना था कि उसके माथे पर बल पड़े। उसने कहा, मैंने आपको अपनी इज्जत इसलिए नहीं बनाया था कि आपको छोड़ दूं। सबके सामने इंसान छोड़ने के लिए नहीं अपनाता है। मैंने कहा, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि वो एक वक्ती मजबूरी थी। प्लीज़ इस रिश्ते को अपने सर पर सवार मत करें। मेरा और आपका कोई जोड़ नहीं है। मैं अच्छी खासी पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी करके अपना गुजारा कर सकती हूँ। कहने लगा, ठीक है, कितना वक्त चाहिए आपको? मैं आपको वक्त दे देता हूँ। मैंने कहा, मुझे फ़ैसला चाहिए, दे सकते हैं तो बड़ी नवाजिश होगी। मेरी यह बात सुनकर वह वापस बाहर चला गया। अगले रोज़ मैं आंगन में बैठी चाय पी रही थी जब सामने से आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखा तो एक खूबसूरत नौजवान सामने छत पर खड़ा मुझे इशारे कर रहा था। अपनी उंगली से गोल दायरा बनाकर बाकी की उंगलियां खड़ी कर मुझे यह बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं बेहद खूबसूरत हूँ। मेरे होश उस वक्त उड़ गए जब उस लड़के ने एक फ्लाइंग किस मुझे भेजी, फिर अपनी आंख मारी और मुझे देखने लगा। हालांकि यह हरकत गैर अखलाकी थी, लेकिन वो नौजवान काफ़ी हैंडसम था। फिर इशारों इशारों में उसने मुझसे मेरा फ़ोन नंबर मांगा। मैंने उंगलियों के इशारे से उसे फ़ोन नंबर बता दिया और उसी वक्त घर का दरवाज़ा खुला। करण अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर मैं कुछ नर्वस हो गई। वह नौजवान भी अपनी छत से नीचे उतर गया। करण ने दूसरी नज़र उसी छत पर डाली और मुझसे कहने लगा, यहाँ मत बैठा करो, सामने बहुत से गलत किस्म के नौजवान रहते हैं। काम धंधा कोई है नहीं, मोहल्ले की लड़कियों को परेशान करते हैं। मैंने दिल में सोचा कि जो भी करते हैं मेरा तो वक्त गुजर ही जाएगा। कम से कम शक्ल सूरत में करण से कई दर्जे बेहतर है। मैंने अब रोज़ का यह मामूल बना लिया था कि जैसे ही करण बाहर जाता मैं उस लड़के से इशारों में बातचीत करने लगती। एक बार रात के वक्त उसका फ़ोन आ गया। कहने लगा, जब से तुम्हें देखा है मैं तो तुम्हारे हुस्न का दीवाना हो गया हूँ। मैंने कहा, अच्छा, जानते हो मैं कौन हूँ? कहने लगा, हाँ पता है, तुम उस काले बदसूरत से ड्राइवर की बीवी हो। पता नहीं इतनी खूबसूरत बीवी कैसे मिल गई उसको, लेकिन तुम्हारे साथ तो बहुत बड़ी ज़्यादती हो गई। मैंने कहा, यह बात तो है, ज़्यादती तो मेरे साथ हुई है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। वह कहने लगा, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। मैंने कहा, देखो, मैं तुमसे सिर्फ फ़ोन की हद तक ताल्लुक़ रखना चाहती हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, क्योंकि मैं एक शरीफ लड़की हूँ। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा। कहने लगा, ठीक है, हम सिर्फ बातचीत तक अपना ताल्लुक़ रखेंगे। मैंने भी उसकी बात मान ली, क्योंकि अब मुझे अपना दिल तो लगाना था और इस ड्राइवर से मैं अपना दिल नहीं लगा सकती थी। मैंने उस लड़के से फ़ोन पर बातचीत शुरू कर दी। वह मेरी बहुत तारीफ़ें करता रहता कि मैंने आज तक तुम जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी, और मैं उसकी तारीफ़ें सुनकर बहुत खुश होती। मेरा पति वैसे भी मेरे कमरे में नहीं सोता था, बाहर चारपाई पर जाकर लेट जाता था। मुझे बस यह करना होता था कि उसके कपड़े प्रेस कर दूं और उसे खाना बनाकर दे दूं। न मैं उससे ज़्यादा बातचीत करती थी और न ही उसके करीब आती थी। ज़्यादातर वह लड़का मुझसे रात को बातें करता था। उसका नाम करण था। एक बार कहने लगा, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। मैंने कहा, रोज़ तो देखते हो? कहने लगा,
वैसे नहीं, करीब से। ऐसे करते हैं, किसी होटल या रेस्टोरेंट में मिलते हैं। मैंने कहा, ना बाबा ना, मुझे डर लगता है। कहने लगा, जब प्यार किया तो डरना क्या। अब मैंने कहा, मैंने तुमसे प्यार नहीं किया, बस बातें करती हूँ। कहने लगा, वह भी करने लगोगी। कहने लगा, मुझ में क्या कमी है, अच्छा खासा तो हूँ। मैंने कहा, हाँ, अच्छे खासे खूबसूरत हो, लेकिन कमाते तो कुछ नहीं हो। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा। कहने लगा, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें सिर्फ खूबसूरती से मतलब होना चाहिए और वह मेरे पास है। मैंने कहा, खाली जेब कुछ अच्छा नहीं लगता। हाँ, अगर तुम कुछ करने लग जाओ तो मैं तुम्हारे बारे में सोच सकती हूँ। कहने लगा, एक ड्राइवर की बीवी होकर तुम्हारा इतना नखरा है। मैंने कहा, आज तक मैंने उसे अपने करीब नहीं आने दिया। मेरी बात सुनकर कहने लगा, मैं कैसे यकीन कर लूँ। मैंने कहा, मैं तुमसे कह रही हूँ। कहने लगा, सबूत दो इस बात का। मैंने कहा, मैं ऐसे कैसे सबूत दे सकती हूँ। तो वह हंसने लगा। कहने लगा, वह भी एक दिन मैं ले लूँगा। मैंने कहा, देखो, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, मेरे साथ हद में रह के बात किया करो। कहने लगा, मोहब्बत में सब कुछ जायज़ होता है, जाने मन। लेकिन मेरा वादा है, कटी पतंग की तरह तुम खुद मेरे पास आओगी। मैंने कहा, सोच है तुम्हारी। कहने लगा, देख लेना, मर्द की बातों में बड़ी कशिश होती है। मैंने कहा, लेकिन मैं ऐसी हरगिज़ नहीं हूँ। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा। कहने लगा, अगर ऐसी ना होती तो अपने शौहर को कभी भी इनकार न करती, उसे कबूल कर लेती, अपनी किस्मत का लिखा समझकर उसे अपना लेती, यह समझ लेती कि ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए उसे ही बनाया है। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। कब तक तुम खुद को इन ख्वाहिशात से दूर रख सकती हो। मैं तुम्हारे अंदर ऐसी आग लगा दूंगा कि तुम किसी पके हुए फल की तरह मेरे दामन में गिरोगी और ख़ुद मुझसे यह कहोगी कि करण, मुझे अपनी मोहब्बत से सैराब कर दो। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उसकी बातें बहुत बुरी लगीं। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। अगले रोज़ अजीत मुझसे कहने लगा कि तैयार रहना, हम खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाएंगे। मैं तैयार हो गई। काफ़ी दिन से बाहर नहीं गई थी, इसलिए सोचा कि खाना खाने में तो कोई हर्ज की बात नहीं है। जिस रेस्टोरेंट में हम खाना खाने गए, वहाँ पर लोगों को मैं देख रही थी। हालांकि वह एक टैक्सी ड्राइवर था, लेकिन मुझे अच्छे रेस्टोरेंट में ले आया था। एक कोने वाला टेबल उसने चुना ताकि मैं आराम से खाना खा सकूं। वहीं पर उसने मुझे एक बारीक सा सोने का छल्ला भी दिया। वह ज़्यादा कीमती तो नहीं था, लेकिन मैंने उसका दिल रखने के लिए पहन लिया। कहने लगा, बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने कहा, बहुत शुक्रिया खाने का। मेन्यू कार्ड उसने मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने कहा, तुम अपनी हैसियत के मुताबिक जो चाहो मंगवा लो। मेरे लहजे में अभी भी हिकारत थी। कहने लगा, यह दावत मैंने तुम्हारे लिए की है, तुम जो चाहो मंगवा लो। उसकी बात सुनकर मैंने तंजिया मुस्कान के साथ उसे देखा। मैंने कहा, तुम मेरी दावत अफोर्ड नहीं कर सकते। वह कहने लगा, तुम्हें जो मंगवाना है मंगवा लो। मेरी जेब में इस वक्त अच्छे खासे पैसे हैं, तो मैं तुम्हें इस रेस्टोरेंट में लाया हूँ, कुछ सोच कर ही लाया हूँगा ना। शायद उसने पिछले 2-4 महीने की अपनी सारी जमा पूंजी आज ही उड़ाने का सोच लिया था। मैंने ऑर्डर कर दिया था। खाना मैंने खूब शेयर करके खाया था, क्योंकि सब चीज़ें मेरी पसंद की थीं। लेकिन आइसक्रीम खाते हुए थोड़ी सी आइसक्रीम मेरे कपड़ों पर गिर गई। मैं वॉशरूम में अपना दुपट्टा धोने के लिए चली गई, लेकिन जैसे ही वॉशरूम से बाहर आई, वहाँ एक नौजवान खड़ा था। वह मुझे तंग करने लगा और गलत बातें करने लगा। मैंने उसे खरी खोटी सुना दी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे वॉशरूम में ले जाएगा। मैंने चिल्लाना शुरू किया तो उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया, लेकिन अचानक दरवाज़ा खुला और सामने अजीत खड़ा था। ये सब देखकर उसकी आंखों में तो जैसे खून उतर आया था। वह तुरंत मेरे पास आया और उस लड़के को इतना मारा कि मार मार कर लहूलुहान कर दिया। बहुत से लोग वहाँ जमा हो गए। रेस्टोरेंट का मैनेजर तक आ गया। फिर उसने उस लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया। पहली बार मैंने अजीत को इतने गुस्से में देखा था। घर आते ही मैंने देखा कि उसका हाथ काफ़ी ज़ख्मी हो चुका था। उस लड़के ने भी अजीत को मारा था। एक ज़ख्म उसके होंठ के पास था। पहली बार मुझे उसका एहसास हुआ था। मैंने कहा, तुम्हें क्या ज़रूरत थी उससे लड़ने की? कहने लगा, शुक्र करो मैंने उसे जान से नहीं मार दिया।
अगर वहाँ का स्टाफ और वह मैनेजर न पहुँचता तो वह लड़का मेरे हाथों से आज ख़त्म हो जाता। मैंने कहा, इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे? पता नहीं मैं उससे क्या सुनना चाहती थी और क्यों सुनना चाहती थी। कहने लगा, तुम मेरी इज्जत हो और लानत है ऐसे मर्द पर जो अपनी इज्जत पर किसी दूसरे को गंदी नज़र डालने दे, और लानत है ऐसी औरत पर जो अपने पति के होते हुए किसी गैर मर्द के सामने खुद को 2 टके का करके पेश करे। कहने लगा, जानती हो, औरत का हुस्न और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब उसका पति उसे प्यार और मोहब्बत की नज़र से देखता है। जब वह अपने शौहर के लिए आँखों की ठंडक बन जाती है तो वह ऊपर वाले की नज़र में भी बहुत बुलंद दर्जा पा लेती है। और अगर उसका हुस्न उसके पति के अलावा गैर मर्दों के लिए हो तो वह उस गंदगी की तरह होता है जिस पर हर मक्खी आकर मुंह मारती है। और तुम देख सकती हो कि हमेशा गले सड़े फल पर ही मक्खियों का झुंड होता है। औरत के हुस्न की मिसाल भी ऐसी ही है। अगर यह उसके पति के लिए मौजूद रहे तो किसी कीमती खजाने की तरह है, वरना गले सड़े हुए फल की तरह। वह और बोला, तुम मेरे लिए बहुत कीमती खजाना हो, इसीलिए मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई तुम पर गलत नज़र डाले। इसीलिए मैंने तुम्हें चादर लाकर दी थी। तुम पहनोगी तो मुझे अच्छा लगेगा, तुम भी खुद को महफूज समझोगी। वह बोलकर कमरे से बाहर चला गया। आज फिर से करण की कॉल आई थी, लेकिन मुझसे उससे बात ही नहीं हो पाई। पता नहीं क्यों अजीत की बातें मेरे कानों में गूंजने लगीं। मुझे अपना आप बहुत छोटा सा महसूस होने लगा। मैंने बेवजह करण से लड़ाई कर ली, उसे अच्छी खासी सुनाई और फ़ोन बंद कर दिया। मैंने कहा, अगर तुमने दोबारा मुझे कॉल की तो मैं अपने पति को बता दूंगी, वह तुम्हारी टांगें तोड़ देगा। उसके बाद मुझे करण की कोई कॉल नहीं आई। आज मैं खूब तैयार हुई और अजीत की पसंद का खाना भी बनाया, क्योंकि मैं इतनी भी बुरी नहीं थी कि खुद को 2 टके की कर लूं। इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं अपने आप को नायाब कर लूँगी, उसकी हो जाऊंगी जिसने मुझे इज्जत दी, भरी बिरादरी में मेरा मान रखा। अजीत मेरे लिए उस वक्त हर हसीन मर्द से ज़्यादा खूबसूरत था। शायद इंसान की नज़र सामने वाले को खूबसूरत और बदसूरत बनाती है, वरना ऊपर वाले का बनाया हुआ हर बंदा ही खूबसूरत होता है। जिन नज़रों से मैं आज उसे देख रही थी, मुझे उसमें कोई भी नुस्ख नज़र नहीं आ रहा था। उसका सांवला रंग मुझे उसके चेहरे पर झंझता हुआ महसूस हो रहा था, और आज जिन नज़रों से वह मुझे नवाज रहा था, मुझे अपना आप सैराब होता हुआ महसूस हो रहा था। वह मेरे लिए फूलों के गजरे लाया था। मैंने मुस्कुराकर अपनी कलाई में वह पहने थे, फिर अपनी कलाई उसकी तरफ बढ़ा दी। वह मुझे हैरानी से देखने लगा। मैंने कहा, मैं बहुत कीमती होना चाहती हूँ, क्या आप मुझे अनमोल कर देंगे? मेरे सवाल पर उसने मेरा हाथ थाम कर अपने होठों पर लगाया। अजीत की मोहब्बत ने मुझे पूरा बदल कर रख दिया था। उसकी मोहब्बत में मैं उसके रंग में रंगने लगी हूँ, इस तरह से कि मुझे खुद भी पता नहीं चला। पाकीज़ा रिश्ते की कशिश कभी ख़त्म नहीं होती, हमेशा कायम रहती है, और गुनाह के बाद इंसान को खुद पर गुनाह का बोझ हमेशा महसूस होता रहता है। मैं खुद को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे अजीत जैसा पति मिला। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।